विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लासों में रीतिकाल तक के इतिहास को देखा, आज हम आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। ये बच्चे जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब 10th बोर्ड या 9th क्लास के लिए उपयोगी है। 9th और 10th के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आज हम आधुनिक काल देखेंगे। जैसा कि जानते हो, बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है, जो वर्तमान समय तक चल रहा है। इस आधुनिक काल को इतिहासकारों ने विभिन्न कालखंडों में बांटा है। जैसे कि पहला कालखंड है भारतीय युग, जिसकी समय सीमा है, पहले भी मैंने बताया था, 1850 से 1900 तक। ठीक है, जिसकी समय सीमा है 1850 से 1900। 1850 क्यों माना जाता है? इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। तो अधिकतर विद्वानों ने ये मान लिया कि उसी समय से हम भारतेंदु युग की शुरुआत मानेंगे। अब भारतेंदु युग क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य को दिया, इसीलिए इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु जी का पूरा नाम था हरिश्चंद्र भारतेंदु। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस युग में क्या है। अभी तक तो जो साहित्य एक बदी बधाई परंपरा में या परिपाटी में बदकर चल रही थी, मगर अब चूंकि आधुनिक का हर स्थान पर परिवर्तन हो रहा था, हर चीज में परिवर्तन हो रहा था, तो साहित्य में भी परिवर्तन होने लगा। अब वो बदी बधाई जो कविता अब तक राज दरबारों में थी, वो राज दरबारों से निकल कर बाहर आ गई और जन सामान्य से। तो इसीलिए मतलब भारतेंदु युग में साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। जैसे कि इस काल में विभिन्न गद्य विधाओं का आरंभ हुआ। विभिन्न गद्य विधाओं का जन्म हुआ। मान जैसे नाटक ले सकते हो, निबंध ले सकते हो, आलोचना ले सकते हो और यात्रा साहित्य। ठीक, तो इन गद्य विधाओं का आरंभ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि साहित्य में खड़ी बोली की स्थापना हुई, यानी साहित्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। अब तक तो या तो ब्रज में लिखा जाता था या अवध भाषा में, परंतु इस युग में आकर खड़ी बोली ने ब्रज और अवधि का स्थान ले लिया। मगर गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, काव्य के क्षेत्र में भी अभी ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। ठीक, तो दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं, खड़ी बोली खड़ी बोली की स्थापना। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है। तो खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब गद्य विधाओं में जैसा कि मैंने बताया, नाटक, निबंध, कहानी तो नहीं, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा साहित्य, इन विधाओं का जन्म हुआ। ठीक, इसके अलावा इस युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू हो गया, जिसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा,
जो 1868 में प्रकाशित हुई थी, ठीक, शुरुआत हुई थी। इसके अलावा हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो बाद में उसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, ठीक। इसके अलावा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, मतलब ये भारतेंदु मंडल के लेखक थे। प्रताप नारायण मिश्र 9th के सिलेबस में शामिल हैं और बद्री नारायण भी इसी भारतेंदु मंडल के लेखक थे। कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु मंडल के कवियों अरे लेखकों का नाम बता, तो आप प्रताप नारायण मिश्र का नाम ले सकते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद त्रिवेदी युग स्टार्ट होता है। जैसे कि आरंभ में बच्चों जो 1900 से 1918 तक माना, ठीक है। आरंभ में बच्चों आधुनिक काल में विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर ही कालखंडों का नामकरण हुआ। जैसे कि अभी आपने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। अब त्रिवेदी युग यानी ये भी किसी के नाम पर पड़ा है, ठीक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 में ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसके संपादक थे द्विवेदी जी, जिनका पूरा नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो एक तरह से इतने समय में 1900 से लेकर 1918 तक उन्होंने साहित्य को समृद्धशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए इस युग का नाम त्रिवेदी युग पड़ा, ठीक है। तो इस युग में क्या हुआ, इस युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कहानी नामक गद्य विधा का जन्म हुआ, ठीक है। और इस युग में आकर खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अभी क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड एग्जाम में कि किस युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, तो बेटा त्रिवेदी युग को हम मान सकते हैं। जन्म तो हो गया था भारतेंदु युग में, मगर हम ये नहीं मान सकते हैं प्रतिष्ठा उसे जो मिला, सम्मान मिला या काव्य भाषा के रूप में जो प्रतिष्ठा हुआ वो त्रिवेदी युग के में ही आया। अब देखो इस युग में क्या हुआ, इस युग में मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर, तमाम ऐसे कवि और लेखक हुए जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। जैसे कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसी युग में लिखा गया था, प्रेम प्रवास, जिसको लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर ने। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत, जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, वो भी इसी समय लिखा गया था। और जितने भी कवि या लेखक थे वो सब द्विवेदी जी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने कविताओं या लेखों का निर्माण किया। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साफ तौर पे कह दिया था कि अब कविता किसी भी वस्तु पर की जा सकती है, बूंद से लेके समुद्र तक, चींटी से लेके हाथी तक, राजा से लेके सामान्य मनुष्य तक, सभी पर कविता हो सकती। काव्य भाषा के रूप में जैसा कि हमने देखा कि खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है, तो यहाँ पहली विशेषता हम लिख सकते हैं, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की
ठीक है। और दूसरी बात, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से के द्वारा कहानी नामक गद्य विधा का जन्म। ठीक। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास इसी युग में लिखा गया। ठीक। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे शाके इसी युग का महाकाव्य। तो बच्चों ये तो हो गया द्विवेदी। अब आगे हम इसके बाद छाया युग, छायावाद युग का आरंभ होता है, तो हम उसे भी देखते हैं। छाया, छायावाद। ठीक। जिसकी समय सीमा है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। ठीक। 1918 से लेकर 1900 क्यों माना जाता है 1918 से? क्योंकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित झरना इसी इसी समय प्रकाशित हुआ था। तभी से लोग मान लेते हैं, विद्वानों का ऐसा मानना है, तभी से छायावाद का प्रारंभ हो चुका था। तो इस युग में क्या था, जैसा कि समय सीमा देख रहे हो 1806 से लेके 36, मतलब 1918 से लेके 1936। इस युग में क्या था, इस युग में हमारे देश में इस समय हमारा देश गुलाम था और तमाम क्रांतियां, तमाम आंदोलन चल रहे थे, मगर साहित्य का कुछ भी, साहित्य के कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें समाज या देश से कुछ लेना देना नहीं था। वो अंतर्मुखी हो गए थे, सिर्फ वो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपने अनुभूतियों का ही चित्रण कर रहे थे। उन्हें बाहरी परिवेश से कुछ भी मतलब नहीं था। ठीक है। इसीलिए इन्हें छायावादी कवि कहा गया। इसमें प्रमुख रूप से 4 कवि आते हैं। जयशंकर प्रसाद आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत आते हैं और महादेवी वर्मा। एक तरह से ये छायावाद के चारों स्तंभ हैं। इन्हीं को हम छायावादी कवि मानते हैं। तो इस युग की क्या विशेषता रही, तो व्यक्तिगत आत्मानुभूति को का ही चित्रण किया। जितने भी इनकी कविताओं को आप देखोगे, चाहे वो कोई भी कविता हो, किसी भी कवि की, तो वो अपने व्यक्तिगत दुखों को ही व्यक्त कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्त्री के रूप और सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। ये विशेषता है। तो पहली विशेषता हम लिख सकते हैं। और एक विशेषता है और है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। मतलब ये जितने भी कवि थे छायावादी, ये रहस्यवादी कवि थे। अज्ञात के प्रति, इनके प्रति मन में जिज्ञासा थी, तो ये भी कह सकते हैं। तो पहली विशेषता विरह वेदना का चित्रण। और दूसरा क्या होगा, प्रेम और सौंदर्य का चित्र। और सबसे बड़ी विशेषता ये भी प्रकृति का मानवीकरण है। मतलब प्रकृति को भी ये मतलब चेतना के रूप में देखा, चेतना का आरोपण किया। तो तीसरी विशेषता इसकी क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक। तो ये विशेषता है।
और इस युग के कौन कौन से कवि हैं वो तो मैंने बता ही दिया, उनकी रचनाएं क्या है। तो देख लो, जयशंकर प्रसाद के झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी महाकाव्य है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, और अरिमा गीतिका, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। सुमित्रा नंदन पंत की वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, ये सब रचनाएं हैं। इसके अलावा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूरी, और उन्होंने युगान नामक ग्रंथ की रचना करके या काव्य संग्रह की रचना करके छायावादियों का अंत कर दिया। ठीक, तो और महादेवी वर्मा का है नीरजा, निहार, रस्म, और इसके अलावा यामा पे जिसे उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वो प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आशा है छायावाद पर हिंदी साहित्य